हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारी न्यू क्वेश्चन सीरीज़ का, जहां पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लिखवा लीजिए मुझसे। तो रोज आपके एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा एक वीडियो में। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन में आंसर सोचिए। फिर देखिए जो मैं आंसर बता रहा हूं वो सही है या नहीं है। एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन। तो यहां पे हमारे ऑप्शन है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अगर आपने मेरे लेक्चर सीरीज देखी है सोम की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारे माइल्ड स्टील का। इनिशियल पोर्शन आपका लीनियर होता है, उसके बाद कर्व जो होती है वो नॉन लीनियर चलना शुरू हो जाती है। देन हमारा आता है अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर यील्डिंग होती है, देन आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, देन आपका यहां पे फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये आपका यहां पे है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। देन यहां पे आता है आपका यील्ड लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, देन यहां पे आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो आपका यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोला है उसने, यही तो बोला है ना। अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा रहा हूं तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है और उस कांस्टेंट को यहां पे हम लिखते हैं हमारा E, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या ये आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax नहीं है? y इज इक्वल टू ax where x and y are the variables and a is the constant। तो ये इक्वेशन जो है ये आपकी स्ट्रेट लाइन की है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक है। उसके आगे जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां पे नॉन लीनियर पोर्शन हो रहा है। दिस इज नॉन लीनियर पोर्शन। अगर नॉन लीनियर है तो आपका ये कर्व जो होगी यहां के लिए वैलिड ही नहीं है इक्वेशन। तो आपका जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, इट इज ओनली वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। आई होप आपने इसको सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन अ कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द स्पैन इज कॉज्ड एट टॉप फाइबर एट मिड स्पैन, बॉटम फाइबर एट मिड स्पैन, बॉटम फाइबर एट सपोर्ट, टॉप फाइबर एट सपोर्ट। तो इसमें से आपका क्या आंसर है? इसको वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपना आंसर बताइए मुझे। तो इसको यहां पे समझिए, एक मिनट, इसको मैं दूसरी ऐप में पढ़ाता हूं। चलिए, तो यहां पर हमारी एक कैंटिलीवर बीम है। इसमें ये एक कैंटिलीवर बीम है हमारे पास। चलो, ये आज पहली बार इसको यूज कर रहा हूं इस ऐप को, तो इसका आइडिया था नहीं मुझे कैसे होता है। चलिए, तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कहीं आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, डेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो आपका पॉइंट लोड यहां पे लगा हुआ है, तो बीम को कैसे यहां पे बेंड करेगा? इस बीम को ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा। यहां पे हो रही है होगिंग टॉप फाइबर पे। तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप फाइबर पे क्या आएगा? आपका टेंशन आता है और बॉटम फाइबर पे आपका कंप्रेशन आता है। चलिए, अब यहां पे पूरी लेंथ में यहां से लेके यहां तक आपका टेंशन आ रहा है,
लेकिन वो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ वो पूछ रहा है। तो बेटा आपको याद होगा हमारे पास एक इक्वेशन होती है M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो यहाँ पे आपका m सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, M/I इंटू वाई इज इक्वल टू M/Z मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सिग्मा की तो ऑब्वियस सी बात है आपका m भी मैक्सिमम होना, जितना ज़्यादा m होगा उतना ही ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू आएगी, क्योंकि z जो बेटा है वो तो कांस्टेंट है। आपका यहाँ पे बीम का क्रॉस सेक्शन है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो i कांस्टेंट है, i इज कांस्टेंट। ठीक है, और हमारा जब हम बात कर रहे हैं टॉप फाइबर की तो बेटा y भी कांस्टेंट है। y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ की डिस्टेंस। तो हम हमेशा टॉप फाइबर की बात करें, चाहे हम इस सेक्शन की बात करें, चाहे इस सेक्शन की बात करें, चाहे इस सेक्शन की बात करें, हम हमेशा टॉप फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो y इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, देयरफॉर I बाय वाई विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर z इज कॉन्स्टेंट। तो आपका सिग्मा जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है आपके m के। क्लियर है, तो जितना ज्यादा m होगा उतना ही ज्यादा आपका सिग्मा होगा। तो आपका जो मैक्सिमम आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा, अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं, आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उस वो बेंडिंग, चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूं आपको। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका यहां पे आ रहा है, ये कहां पे है, एट द सपोर्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। तो सपोर्ट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस भी कहां पे होंगे, मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगे या आपके सपोर्ट पे, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस इन अ कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द स्पैन इज कॉज्ड एट टॉप फाइबर एट द सपोर्ट। तो मैक्सिमम टेंसाइल होंगे टॉप फाइबर पे, मैक्सिमम कहां पे होंगे, सपोर्ट पे, क्योंकि वहां पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अ पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन टू सेक्शन is said to be in pure bending when there is, ये तो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, when we have bending moment constant, एक मिनट नहीं, कांस्टेंट शेयर नहीं, जीरो शेयर, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट एंड जीरो शेयर फोर्स। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपका अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो शेयर फोर्स आपका जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज dm/dx जो है वो आपका क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। ठीक है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ये आपका शेयर फोर्स दे देता है। क्लियर है, ये आपका शेयर फोर्स दे दे रहा है। तो यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट ही कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है डीएम जीरो हो जाएगा, तो शेयर फोर्स जीरो हो ही जाएगा। अगर चेंज इन मूवमेंट इज जीरो है, अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, चेंज इन मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है वी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि देखिए इस बात को, अगर आपका डायग्राम कुछ इस तरीके हो जाए, यहां पे जो बेंडिंग मूवमेंट है वही बेंडिंग मूवमेंट आपका यहां पर है, सेम अमाउंट है, तो ये हुआ m1, ये हुआ मेरा m2 माइनस m1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड जीरो शेयर फोर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर बेंडिंग। नेक्स्ट, shear force and bending moment is zero at free end of cantilever beam if it carries। ये कह रहा है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो हैं वो आपके जीरो हैं। पॉइंट लोड एट फ्री एंड, अच्छा, पॉइंट लोड एट द मिडिल एंड फ्री एंड, अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। बेटा यहां देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, आपका शेयर फोर्स क्या हो, शेयर फोर्स आपका इस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट भी आपका इस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। अगर आपका यहां पे पॉइंट लोड है तो बेटा शेयर फोर्स तो यहां पे जीरो नहीं होगा, भले ही बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये शेयर फोर्स डायग्राम है। अब शेयर फोर्स कैसे बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, अभी मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है, लेक्चर नंबर 18 तक हम आ गए हैं। अब लेक्चर नंबर 19 और 20 ये सब देखेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा किस तरीके शेयर फोर्स डायग्राम बनता है।
तो यहां पे आपका ये शेयर फोर्स डायग्राम है, ठीक है, तो ये तो जीरो नहीं है। चलिए, पॉइंट लोड एट द मिडिल एंड द फ्री एंड, आपका पॉइंट लोड यहां पे और यहां पर है बेटा। अगेन शेयर फोर्स डायग्राम जीरो नहीं होगा, आपका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये चलो मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये सही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जो मैं यहां पे बनाकर दिखा देता हूं। अगर यहां पे यूडीएल है तो यहां पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा और आपका यहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का बन, दिस इज बीएमडी एंड दिस इज एसएफडी। तो आंसर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोडिंग एप्लीकेशन इज नोन एज। बेटा यहां पे आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है ये चीज, इसको बोलते हैं हमारी फटीग स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? फटीग स्ट्रेंथ। अगर यहां पे साइक्लिक लोडिंग आ रही है, लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, तो मटेरियल जो है इट विल फेल मच प्रायर टू द यील्डिंग। आपका यहां पे इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी ये आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो ये आपका यील्डिंग यहां पे हो रही है, लेकिन अगर लोडिंग अनलोडिंग होगी तो आपका फेलियर यहां इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रेस पे ही हो जाएगा, मच लोअर देन दैट ऑफ यील्डिंग। तो इसको बोलते हैं फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट क्या है कि अगर मैं स्ट्रेस इस लिमिट तक लेके जा रहा हूं, चाहे मैं यहां पे इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ लेके चले जाऊं, तब भी फेलियर नहीं होगा। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है एंड्योरेंस लिमिट के बारे में। स्टील की एंड्योरेंस लिमिट कितनी साइकिल की डिफाइन होती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने करा रखे हैं, आप मेरे लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूरी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। देखिए यही वही क्वेश्चन आ गया, मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं था, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया, दैट इज एंड्योरेंस लिमिट। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स भी अगर उस पॉइंट तक लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, उसको हम बोलते, फेलियर नहीं होगा, उसको बोलते हैं हमारी एंड्योरेंस लिमिट। आपकी जो ये स्टील के लिए डिफाइंड होती है, जनरली 1 मिलियन से 10 मिलियन के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर लोड रिमूवल। बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये हमारी क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का यही मतलब होता है कि अगर यहां तक लोड लेके जा रहे हो और उसको छोड़ दे रहे हो, ये वापस अपनी शेप रीगेन कर लेगा। नेक्स्ट यहां पे आता है यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बेटा इसकी यूनिट होती है जूल्स पर mm क्यूब। अगर आपको याद होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या था? इट्स वाज इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस इनटू, सॉरी, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपको आई होप ये चीज याद ही होगा। या फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व हमारी यहाँ पे इतनी वॉल्यूम, सॉरी इतनी एनर्जी स्टोर हो रही थी अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते थे। चलो मैं इसको पूरा ढंग से बता ही देता हूं, एक मिनट, इसको मैं ढंग से बता ही देता हूं क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। बेटा क्या होता है, यहां पे मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूं, तो यहां पे इलास्टिक लिमिट तक ये जो एरिया है, इसको मैं बोलता हूं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये जो एनर्जी है, ठीक है, अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको मैं बोलता हूं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और अगर मैं यहां पर आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? लोड डिफॉर्मेशन कर्व बना रहा हूं, तो यहां पे इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया है,
इसको मैं बोलता हूं प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू रेजिलियंस डिवाइडेड बाय प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आता है। तो रेजिलियंस क्या होता है? दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस है इट इज द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको मैं रेजिलियंस बोल रहा हूं। तो आपका यहां पे रेजिलियंस एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट mm क्यूब। तो आपकी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की ये आपकी यूनिट निकल कर आ जाएगी। दिस इज द यूनिट ऑफ योर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ज्यादा ही होचपोच हो गया है चलो कोई नहीं, जो भी हो गया अब सह लेंगे। थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलो जो भी है ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज से सही कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ये तो बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आइसोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है? 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज अलग अलग। If a composite bar of steel and copper is heated, the copper bar will be under। ये तो बेटा मैंने लिखवाया भी था आपको लेक्चर्स में, ये तो पॉइंट मैंने लिखवाया भी था कि अगर मेरे पास यहां पे एक कंपोजिट बार है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ट्यूब है, अंदर मेरे पास क्या है? कॉपर रोड। मान लीजिए ये स्टील है और अंदर इसके अंदर क्या है? कॉपर है। ये बाहर स्टील है, स्टील की ट्यूब है, अंदर कॉपर रोड है। तो ये कंपोजिट बार बन गया है मेरा, और इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है फिक्स सपोर्ट के अंदर। मैंने इसको क्या कर दिया है? फिक्स सपोर्ट के अंदर लगा दिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहां पे इसके अंदर लगा दिया है। तो अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो जोन से मटेरियल का अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा मोर। जिसमें अल्फा ज्यादा होगा उसमें आएगा कंप्रेशन। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें आएगा आपका टेंशन। इस चीज को लिख लेना। तो कॉपर और स्टील में आपका अल्फा किसका ज्यादा होता है? अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील। आपका यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कॉपर जो है ये ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन बेटा स्टील इसको एक्सपेंड करने नहीं देगा। तो इसका फ्री एक्सपेंशन रोक रहा है स्टील। तो स्टील में तो कॉपर में क्या आ जाएगा? क्योंकि उसका फ्री एक्सपेंशन रुक रहा है तो उसमें आ जाता है कंप्रेशन, और जिसमें आपका अल्फा लेस होता है उसमें आ जाता है टेंशन। वहीं अल्फा यहां पे अगर लेस है तो इसमें यहां पे आ जाएगा कंप्रेशन। उल्टा हो जाता है। इसको लिख लो, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके कॉपर में आ जाता है कंप्रेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो पूछा गया फॉर एन इलास्टिक मटेरियल, ये हमारी 0.5 होती है। एक चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द जो आपके मेटल्स होते हैं, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसकी यहां पर जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.3 के आसपास ही होता है। जैसे एल्यूमिनियम का 0.33, स्टील का 0.35। तो जनरली यहां पे डिफाइन किया जाता है 0.0 से लेके 0.25 तक जो मटेरियल होता है इसको हम ब्रिटल की कैटेगरी में रखते हैं, और 0.25 से 0.5 की कैटेगरी में इसको हम डक्टाइल मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं जनरली। चलिए, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो आपको याद होगा, पूरी टेबल मैंने बना के दी थी। अगर आइसोट्रोपिक प्लस होमोजीनियस है तो आपके टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 4। अभी आपका ये लेक्चर नंबर है 17 में पूरा पढ़ा रखा है। ये जो मेरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज है उसके लेक्चर नंबर 17 देख सकते हैं, उसमें उसका
उसका ये टॉपिक ही इसका है रिलेशन बिटवीन ई जी म्यू के, शायद यही रिलेशनशिप यही होगा, या तो 17 होगा 16 होगा, उसमें मैंने पूरा कवर कर रखा है इसको। तो इसमें टोटल होते हैं आपके 4, इंडिपेंडेंट होते हैं 2। 4 कौन कौन से? आपका जी, ई, के और म्यू। अब अगर आपको इन दो की वैल्यू पता है, ई और म्यू की वैल्यू पता है, तो आप जी भी निकाल सकते हैं और के भी निकाल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 बचते हैं हमारे पास। अगर यहां पर आपका ऑर्थोट्रॉपिक है तो यहां पे होते हैं 12 और यहां पे होते हैं 9। अगर एन आइसोट्रॉपिक है तो टोटल होते हैं इनफाइनाइट और यहां पे होते हैं 21। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? यहां पे पूछा इंडिपेंडेंट, आंसर इज 2। अगर ऑर्थोट्रॉपिक है तो आंसर क्या होता? 9 हो जाता। तब नेक्स्ट यहां पे कह रहा है अ मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm is inserted between two rigid support and its temperature is increased by 10 degree Celsius if the coefficient of thermal expansion हमें दे रखा है and the Young modulus हमें दे रखा है, स्ट्रेस पूछा गया। बहुत सिंपल है बेटा। तो यहां पर आपका, इसको मैं एक काम करता हूं, साथ में खोल लेता हूं ताकि ऐड कैसे होता है इसमें, चलो कोई नहीं, यहीं पे मैं कर देता हूं। यहां पे कह रहा है स्टील बार ऑफ लेंथ, एक बार है जिसकी लेंथ है 100 mm, इज इंसर्टेड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, इज इंसर्टेड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स। यहां पे रिजिड सपोर्ट दे दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इस टेम्परेचर जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस से। अल्फा दे दिया है 8 × 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, एंड यहां पे ई की वैल्यू दे दी है 1.5 × 10⁵. चलो ये हमारे पास यहां पे क्वेश्चन हो गया है। एक मिनट दीजिए, मैं इसमें पेज ऐड कर दूं। हो गया? हाँ, ये हमारा पेज ऐड हो गया है। तो यहां पर आपका, अगर ये, इसको मैंने किस तरह से समझाया था? इसको मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए इसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर इसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो पहले ओरिजिनल बार इतनी लेंथ का था, फ्री एक्सपेंशन होके दिस इज द न्यू लेंथ। तो यहां पे आपका डेल्टा एल कितना होगा? पी एल ओवर ए ई होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में फ्री एक्सपेंशन हो रहा है? नहीं। इसका मतलब है इन सपोर्ट की वजह से यहां पे आपकी रिएक्शन आ रही है जो इसकी लेंथ को यहां से चेंज करके वापस ओरिजिनल शेप तक लेके आ जा रही है। ये आपकी एल डैश, ये आपकी एल। तो यहां पे ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ये इसको रिड्यूस कर रही हैं, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन दिखाया है मैंने, इसको रिड्यूस कर रही हैं और वापस एल डैश से लेंथ को एल लेके आ जा रही है। तो यहां पे आपका, सॉरी, ये तो डेल्टा एल जो होगा पी एल ओवर ए नहीं होगा, एल अल्फा डेल्टा टी होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। और यहां पे जो फोर्स ये जो आ रहा है डेल, ये कितना होगा? पी एल ओवर ए ई। ठीक है। तो यहां पे दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है, जितना एक्सपेंड हो रहा है उतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू पी एल ओवर ए ई। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पी बाय ए इज योर सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी होता है। ये मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो यहां पे ई की वैल्यू भी पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, डेल्टा टी की वैल्यू भी हमें पता है। तो ई की वैल्यू है 1.5 × 10⁵5। अल्फा की वैल्यू यहां पे है 8 × 10⁻⁻6 एंड डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 10। तो सिंपल, यहां पे सिंपल चीज है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर पा लीजिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। 20 और ये 120 होता है तो ये हट जाएगा, 12 आ जाएगा यहां पर। 15 8 जा 120 और यहां पर 10⁻6 तो 12 आ जाएगा ना इसका आंसर। तो 12 इसका आंसर, 12 मेगापास्कल इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए इसकी जो यूनिट होगी वही यहां पर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ कॉर्क। बेटा इसकी वैल्यू होती है 0, तभी ये वाइन की बोतल्स में आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अगर कॉर्क को घुसाना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये कॉर्क है, इसको अगेन दूसरे उसमें दिखा देता हूं।
तो ये मेरे पास यहां पे वाइन की बोतल है और यहां पर ये कॉर्क है। इसको आप ऊपर से कंप्रेस करते हैं ताकि ये वाइन की बोतल में घुस जाए। तो अगर आप ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं तो ये लेटरली एक्सपैंड नहीं होना चाहिए ना। अगर ये लेटरली एक्सपैंड हो गया तो बोतल को फोड़ देगा। तो यहां पे कॉर्क की वैल्यू जो होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तभी इसमें जो लेटरल एक्सपेंशन होता है वो 0 हो जाता है जब आप ऊपर से लोडिंग करते हैं इसको घुसाने